क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। क्लास 11th में आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण में, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भौतिक जगत तथा मापन में ही इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। लेकिन हमने सोचा कि त्रुटि और सार्थक अंक ये ऐसे दो टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और जो यहां नहीं आपको पूरे 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा मेरे भाई। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। त्रुटि और त्रुटि कितने प्रकार के हो सकते हैं और सार्थक अंक किसे कहते हैं और सार्थक अंक को ज्ञात करने के कितने नियम हैं, सारे नियम को इसमें हम सीखेंगे। उम्मीद है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण वाले चैप्टर में त्रुटि को सीखने के लिए, त्रुटि और उसके प्रकार, सार्थक अंक और उसको ज्ञात करने के सभी नियमों को। सबसे पहले अगर हम आपसे चर्चा करें कि टॉपिक का फ्लो क्या है, इसमें क्या क्या चीजें ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले किसी मापन के विभिन्न प्रेक्षणों से माध्य की निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं विथ एग्जाम्पल भी। फिर मापन की यथार्थता और परिशुद्धता किसे कहते हैं, यथार्थता क्या होता है और परिशुद्धता किसे कहते हैं। फिर मापन में आने वाली त्रुटियों का वर्गीकरण उसके बारे में, फिर त्रुटियों का संचरण और उसके बाद सबसे आखिरी में हम सीखेंगे सार्थक अंक। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंट डिजिट। तो बात करते हैं इस टॉपिक को, मतलब जितने भी ये टॉपिक का फ्लो है आज हम इस लेक्चर्स में इस चीज को खत्म करने वाले हैं। एक बार में वन शॉट होगा पूरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल लेंगे सभी लोग। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि त्रुटि किसे कहते हैं, सारी चीज चर्चाओं को पीछे छोड़ते हुए त्रुटि किसे कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि त्रुटि यानी कि एरर किसे कहते हैं। देखिए जब भी हमने भौतिक विज्ञान की बात करी तो भौतिक विज्ञान को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है। बहुत सुकून से समझिए, जब हम भौतिक राशियों को मापते हैं, मतलब फिजिक्स में जितनी भी चीजें आपके धरती पे दिख रही हैं, ठीक है, उन सभी चीजों को अगर हम देख रहे हैं, उस चीज को मापने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे भाई बहुत छोटी सी बात है कि अगर हमने कहा कि भौतिक विज्ञान को हम मापन का विज्ञान कहते हैं और हमारे पास जो प्रकृति में चीजें हैं उनके प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भी भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो जितने भी भौतिक राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती, जितनी भी वस्तुएं, मार्कर हो गया, पेन हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, आपकी हाइट हो गई, तेल हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, एवरीथिंग इज फिजिक्स। चारों तरफ फिजिक्स है। और जब हम तेल को मापते हैं, जब हम अपनी हाइट को मापते हैं, जब भी हम मार्केट की इंक को नापते हैं, जब भी हम ये मापते हैं कि भैया गाड़ी कितनी बड़ी है, बंगला कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कौन सी है, तो मेरे भाई वहां पे फिजिक्स लग रहा है। वहां पे आप किसी न किसी चीज को माप रहे हैं। ये आदमी हमसे कम काला है, ये आदमी हमसे ज्यादा काला है, तो कहने का मतलब आप किसी न किसी चीज को माप रहे हैं। अरे काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है, फिर भी आप माप रहे हैं। बात यह है कि मापन में तो जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज का मापन कर रहे हैं वो आप एग्जैक्ट माप पाए यार। मापन में त्रुटि होगी मेरे भाई, ये निश्चित है, तय है कि अगर आप किसी भी भौतिक राशि को माप रहे हैं तो मापने के दौरान जो त्रुटि होती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, उसे हम कहते हैं त्रुटि। जो गलतियां होती है उसे हम त्रुटि कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा से लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि की अनिश्चितता को मापन में, किसी भी भौतिक राशि की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। यानी कि मापन में की गई त्रुटि, आप किसी चीज को माप रहे थे और मापन में जो आपसे त्रुटि हुई, एरर हुआ, उसी को हम कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं, याद रखेंगे। तो यहां तक मुझे लगता है सभी को क्लियर हुआ होगा। अब यहां से धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो सबसे पहले आता है कि बेटा कि यथार्थता यानी कि अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं, यानी कि सबसे पहली हेडिंग है मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में त्रुटि का आकलन। कैसे पता करेंगे कि कितनी त्रुटि हुई है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा चले, वह न्यूनतम माप, मेजरमेंट अगर आप किसी चीज का माप जो किसी मापक यंत्र वाला ली जा सकती है। लीस्ट काउंट, देखो जब आप किसी चीज को माप रहे हैं
तो बहुत छोटी सी चीज को जब आप, जैसे मान लो आप किसी स्केल या पटरी के माध्यम से, आपको पहले 10th में बोला जाता होगा कि भैया 5 सेंटीमीटर की एक छोटी रेखा खींचिए, तो स्केल पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिजिट बने होते हैं स्केल पे। तो भैया आप पटरी से 5 सेंटीमीटर को उसको माप लेते हैं, पटरी से किस हाथ से मापते हैं। तो न्यूनतम माप जो मापक यंत्र द्वारा आपके एक इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मापते हैं उसका सबसे छोटा वाला हिस्सा यंत्र की अल्पत मांग कहलाती है, जिसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अल्पत मांग सबको समझ में आएगा, अल्पत मांग कैसे कहते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट्स के माध्यम से या किसी न किसी के माध्यम से आपको वर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मांग है ना, और उसको प्रैक्टिकली रूप में आपको दिखा के उसको हम दर्शा के आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि वाकई में अल्पत मांग किसे कहते हैं, वाकई में अल्पत मांग क्या होता है, वाकई में सबसे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। फिर मेरे भाई बात आती है कि मापन में त्रुटियां। देखो बात यह है कि इन सब चीजों से एक चीज तो फिक्स होती है कि मेरे भाई की मापन में, तो अगर आप किसी चीज को माप रहे हैं तो कहीं ना कहीं मापन में त्रुटियां तो फिक्स है। ऐसा है नहीं कि आप कि बिना मापन में मापते समय बिना त्रुटि के निकल लें। आपको कह दिया भैया किसी की हाइट मापनी है, तो किसी ने 5 फीट 4 इंच नापी, कोई आदमी किसी को काला लग रहा है, कोई आदमी किसी को कम काला लग रहा है, सिंपल बात है। तो किसी भी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में सदैव अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ ही जाता है। अगर हमने किसी भी चीज को मापना कि भैया इसमें ये 1.02 सेंटीमीटर का है, कोई अगला मापेगा तो हो सकता है 1.003 निकाल दे, 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट निकाल दे, थोड़े बहुत वेरिएशन रह जाते हैं। ठीक है, इस अनिश्चितता को मापन में त्रुटि कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं किसी भी मापक यंत्र द्वारा किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए भौतिक राशि की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से, टेक्निकली बाई रूप से हम उसे त्रुटि कहते हैं। ठीक है, किसी मापित मान में हम निम्न प्रकार की त्रुटि की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार से हम त्रुटियों में गलतियां कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गलतियां आपकी एक प्रकार की हों। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहला त्रुटि जो आती है हमारी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सबसे पहली एरर जो आ रही है हमारी आती है, इसका नाम है मेरे भाई एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि जिसे कहते हैं। हमने सिर्फ आपको मोटी मोटी बात बताई, किताब में बहुत सारी चीजें गिवन है, लेकिन अगर उन सबको पढ़ने बैठ जाओगे ना, कंक्लूजन आपको दे रहे हैं, बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। सार्थक अंक के 3-4 नियम बताएंगे, भारत में कोई भी सार्थक अंक हुआ तुम निकाल ले जाओगे मेरे दोस्त। बस गिद्ध की तरह पढ़ते रहिए, जितना गर्मी पड़े उतना चाप के पढ़िए। 100 की सीधी एक बात, पढ़ना है तो पढ़ना, बात खत्म। दुनियादारी एक तरफ, हम लोगों की पढ़ाई एक तरफ, समझ गए। तो मेरे भाई अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे सटीक, तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सर यथार्थ मान क्या होता है। यथार्थ मतलब वो वैल्यू जो वाकई में एग्जिस्ट करती है। जैसे आपकी हाइट जेन्युइन में 5 फीट है, लेकिन मापने में त्रुटि हो रही है, लेकिन आपकी हाइट है तो उतनी। मेरे मापने से ऐसा नहीं कि मैंने माप दिया कि भैया तुम 4 फीट 11 इंच के हो, तो तुम्हारी शरीर तुरंत घट के 4 फीट 11 इंच पे आके टिक गई। फिर भैया हमने माप दी कि भैया तुम्हारी फिट ना 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 ना, एक आदमी अगर 4 फीट 9 इंच के हो, तो भैया तुम्हारी हाइट 4 फीट 9 इंच की आ गई। किसी ने कहा था भैया तुम्हारा हाइट तो 3.5 ही फीट के है, तो तुम 3.5 फीट के आ जाओगे। एक्चुअल में जो यथार्थ मान था वो आपकी हाइट उतनी ही थी। अगर हमने तेल मापना स्टार्ट किया, हमने 1 लीटर तेल माप लिया, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया, तो भैया हमने तो माप लिया 1 लीटर। अगर हमने 1 लीटर से कम मापा, वो तेल उतना तो हो नहीं जाएगा, रहेगा तो उतनी। एक होता है यथार्थ मान। तो मेरे भाई किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप कि जो जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का, उसका अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो आपको डेल्टा एक्स माइनस एक्स करना पड़ेगा,
यानी कि तात्पर्य क्या है, डेल्टा हमेशा परिवर्तन को दिखाता है और डेल्टा इस फिजिक्स में, इस चैप्टर में डेल्टा त्रुटि को दिखाएगा। डेल्टा हमेशा किसी चीज के वेरिएशन को, किसी चीज के अंतर को दिखाता है, तो डेल्टा परिवर्तन को ही वैसे शो करता है, इसमें डेल्टा त्रुटि को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो आता है वो आता है मेरे भाई भिन्नात्मक त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि, जिसको मेरे भाई कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। भिन्नात्मक कह दीजिए फ्रैक्शनल एरर और आपेक्षिक मतलब रिलेटिव। आपेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव। जैसे आप क्लास 11th में इसके बाद वाला चैप्टर सरल रेखा में गति, जब शुद्ध गति की हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट रिवीजन, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपेक्षिक क्या होता है। आपेक्षिक को कहते हैं रिलेटिव, आपेक्षिक वेग ही है वहां पे पूरा, उस टॉपिक को वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है भिन्नात्मक त्रुटि। क्या होता है, किसी मापन में जब आप किसी चीज को माप रहे हैं, किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं मेरे भाई, उसके निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर तथा यथार्थ मान के माप को, अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यानी कि मेरे भाई डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, ये क्या हो गई हमारी भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डेल्टा एक्स जो यहाँ पे थी मेरे भाई, जो यहाँ पे डेल्टा एक्स थी, वो ये किस चीज को दिखा रही थी, डेल्टा एक्स मतलब परिवर्तन को दिखा रही थी, मतलब एब्सोल्यूट को दिखा रहे थे कि निरपेक्ष त्रुटि कितना हो गई। बस हमें कुछ नहीं करना, किसी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ मान का अनुपात। यथार्थ मतलब वाकई में जो, अगर आपकी जैसे आपकी हाइट थी, मान लीजिए आपकी हाइट थी एक्स फीट, आपकी हाइट कितनी थी मेरे भाई, मान लीजिए आपकी हाइट थी एक्स फीट। ठीक है मेरे दोस्त, और मापने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। ठीक है, ठीक है, मापने में त्रुटि मान लो, भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, मान लो हमारे पास ये एक्स फीट है और ये किसी की हाइट है, और जो डेल्टा एक्स है वो भिन्नात्मक त्रुटि क्यों कहा हमने, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक इन द सेंस का मतलब साफ साफ है कि मेरे भैया, कि अगर हम किसी भी राशि को माप रहे हैं और उसकी यथार्थ मान का अनुपात कर दे, जो एक्चुअल वैल्यू थी, मतलब अब आप बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए, आपकी हाइट एक्स थी लेकिन हमने आपकी हाइट कम माप दी, 4 फीट, आप 5 फीट के थे एग्जैक्ट। जैसे ये बॉटल फिक्स है, लेकिन इस बॉटल को मापने में हमने थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस कर दिया, तो मेरे भैया क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारी भिन्नात्मक त्रुटि निकल जाएगी। ठीक है, चलिए सुकून से समझते हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को हम भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर आता है परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। ये थोड़ा मेन होता है क्योंकि लगभग आपको हर एग्जामिनेशन में परसेंटेज एरर, और क्लास 12th में भी आपको परसेंटेज एरर से सवाल हर जगह पूछा ही पूछा जाता है। कुछ नहीं करना, मापन में आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर, यानी कि अभी जो आपने निकाला, अगर इसी चीज को आपने परसेंटेज में व्यक्त कर दिया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कर दिया, यही परसेंटेज में बन गया। यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। और भौतिक राशि को, भौतिक राशियों के मापन में प्रतिशत त्रुटियां जो होती हैं, उसमें कई डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, वो हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी भी भौतिक राशि के परसेंटेज एरर में थोड़ा सा ऐसा एरर आपको देखने को मिल जाए, जैसे हमने कह दिया कि भैया y बराबर, आपको कह दे x की घात में हाफ दिया है, हमने कह दिया भैया x के मापन में प्रतिशत त्रुटि अगर आपको निकालनी है, यानी कि y के मापन में, तो आप इस चीज को लिखेंगे डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब क्या है, जो इसके मापन में आप जो त्रुटि निकालेंगे, y इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी और 100 से मल्टीप्लाई, और अगर इसका आप क्या करेंगे सर, इसको कैसे निकालेंगे, तो भैया सबसे पहले पावर आ जाएगी, फिर लिख देंगे डेल्टा x अपॉन में x इंटू में 100। इस बात को याद रखेंगे, पावर में 5 होता, फिर यहीं से मल्टीप्लाई करके x की घात 4 होता, या फिर हमें कह देता भैया a की घात 7 कर देता। तो भैया कुछ नहीं करते, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस कर देंगे, और पावर रहेगा तो पावर नीचे आ जाएगा, बाकी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100।
अब इस पर कई डिफरेंट ऐसे टाइप के कई पैटर्न के सवाल बनते हैं, तो सिर्फ इससे काम नहीं हो पाएगा। अगर हमने प्रतिशत त्रुटि में सिर्फ इसके बताया तो इसके जो कई सारे भौतिक राशियों के मापन में प्रतिशत त्रुटियां, ठीक है, भौतिक राशियों के मापन में प्रतिशत त्रुटियां, अब इस चीज को पढ़ेंगे। इसमें 2-3 नियम है, बहुत नहीं, और वही 2-3 तरीका आपके पूरे फिजिक्स में भी काम आएगा, ये भी बात आप जान लीजिए। मतलब बहुत ज्यादा उड़ा के पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मैंने आपसे क्या कहा साफ साफ कि टॉपिक पूरा आपका कवर होगा, कुछ टॉपिक नहीं छूटेगा। कहीं कहीं आपके सिलेबस में अगर आपके पास रेफरेंस की किताब होगी मेरे भाई, तो आप देखेंगे त्रुटि में से कुछ टॉपिक हट गए बिल्कुल से। लेकिन आपको सीखना इस वजह से है मेरे भाई, क्योंकि आने वाले समय के लिए हर एग्जामिनेशन में इसका वेटेज है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे दोस्त, तो 11 का जो क्लास 11th का जो सिलेबस होगा वो 60% आएगा, और क्लास 12th का जो सिलेबस होगा वो मेरे भाई 40% ही सिर्फ आएगा, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सुकून से समझिए। चलिए आइए चर्चा पे चर्चा करते हैं, एक सवाल को लगाते हैं। सवाल है हमारे पास स्क्रीन पर, ये रहा। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापी गई, ठीक है, मैं वर्नियर कैलिपर्स आपको शॉर्ट्स के माध्यम से इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा। सवाल को थोड़ा सा समझ के चलेंगे, सवाल को करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा की गई छड़ की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर है। एक छड़ है, रॉड है, जिसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरे भैया माप में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हमें यह ज्ञात करना है। आइए चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, सुकून से समझिए। देखिए छड़ की लंबाई साफ साफ गिवन है हमारे पास, छड़ की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर छड़ की लंबाई। हमें निकालना है माप में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इस माप में तीनों चीजें हमें निकालनी है, बराबर बात है, ठीक है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी भी वस्तु को वर्नियर कैलिपर से मापेंगे, किसी भी चीज से मापेंगे, तो उसका जो अल्पतम मांक आता है, अल्पत मांक आता है, वो 0.01 सेंटीमीटर आता है। इतना वेरिएशन रहेगा ही, मतलब इतने की चूक करेगा ही करेगा। मतलब समझो कि अगर रॉड 1.25 है, तो इसको मापने में जो लिस्ट अल्पत मांक होगा हमारा, जो छोटा सबसे एरर होगा, वो 0.1 सेंटीमीटर का कर ही देगा। एग्जैक्ट 1.25 कोई मशीन ऐसी धरती पे बनी नहीं जो माप देगी। तो हम ये बार आराम से कह सकते हैं कि इस छड़ को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मेरे भैया इस माप में वर्नियर का अल्पतमांक, इस माप में याद रखिएगा हमेशा, इस माप में वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि जो एरर थोड़ा सा आया बहुत कम, वो इससे कम नहीं आएगा। याद रखिएगा इस माप में ये चीज रहेगी ही रहेगी। और हमारी जो निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है, वो यही है, समझिए। क्योंकि हमने आपको सबसे पहले जो हेडिंग बताई, हमने कहा कि भौतिक राशि के यथार्थ मान मापक के दौरान ली गई माप के अंतर का निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अधिकतम जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि होगी वो भैया यही होगी, ठीक है। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि मेरे भाई, तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो आएगी वो 0.01 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। इससे ज्यादा एरर क्या करेगा, ये अधिकतम हो जाएगा इसका। इससे ज्यादा कोई आदमी गलती कर सकता है क्या? नहीं।
अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि आ गई। हमें कह रहा है कि आपेक्षिक त्रुटि की गणना करिए भैया। हमें कह रहा है क्या, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होता है, 2 मिनट पहले हमने फार्मूला बताया। आपेक्षिक त्रुटि कुछ होता नहीं है। हमें क्या लिखना है, ये हमारे पास क्या आया, मान लो डेल्टा एल आया, हमारे पास ये क्या है, एल है, तो डेल्टा एल अपॉन में एल ही तो आपेक्षिक त्रुटि होगा, यानी कि 0.01 अपॉन में 1.25, यही हमारी क्या आ गई, आपेक्षिक त्रुटि आ गई। फिर हमें कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि। अब मेरे भाई प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे जरा देखो। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.01 अपॉन में 1.25 गुणते हुए कितना, 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास परसेंटेज एरर है। मतलब अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का सिर्फ एक मापन दिया रहा है, एक वैल्यू गिवन है, एक छड़ की जैसे लंबाई दी थी, उसमें आप आपेक्षिक त्रुटि भी निकाल सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि भी निकाल सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक भिन्नात्मक कह लीजिए, या फिर प्रतिशत त्रुटि भी आप निकाल सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके थोड़ी सी चीजें और हैं, कभी कभी उसमें पावर दे देता है, जैसे मान लीजिए किसी के आयतन में इतनी प्रतिशत की त्रुटि हो तो उसके चौड़ाई में कितना होगा, इन सारे के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे। यानी कि प्रतिशत त्रुटि से लगभग न्यूमेरिकल के पार्ट्स ज्यादा आते हैं, ये कंसेप्ट थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे ये तो त्रुटि के प्रकार है तो हमें आना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वो ये है। आई होप सो कि इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं हटूं, जब मैं बता रहा हूं तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए, जब मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊं तो चलो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। होप सो कि यहां तक सभी को क्लियर हुई होगी बात। देखो एक बात तो तय है कि क्लास 11th में है तो कुछ बेसिक चीजें, इसी वजह से हमने आपको आना चाहिए, इसी वजह से हमने मापन तथा मात्रक के पहले हमने सबसे पहले आपको बेसिक यूनिट कन्वर्जन, कॉमन कन्वर्जन, एवरीथिंग, ऐसी कुछ चीजें नहीं छूटेंगी जो हमने आपको नहीं बताई। लगभग सारी चीजें पे डिस्कस किया कि ये चीज आपको आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए, है ना। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे खरगोश, अब हम चलते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले जो भी रिकॉर्डिंग आपको वन शॉट मिली है मापन तथा मात्रक का, कि बहुत बच्चे खोज रहे हो, तो भैया वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में ही लगभग 1 घंटे कुछ मिनट्स की वीडियो है, तो उसमें एक बार में हमने सारी चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करी है। मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, एवरीथिंग मैंने सबको लगभग बताने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ही होगा। यहाँ तक हमने सिर्फ आपको यह बताया कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक और ये सब कैसे निकालते हैं, और जब कोई त्रुटि नहीं दिया रहेगा तो याद रखिएगा वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात कर रहा है तो हमेशा उसके अल्पतमांक में, यानी कि उसमें जो थोड़ी सी एरर होगी वो इतनी की ही होगी, इतने का ही वेरिएशन आएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है भैया। चलिए, अब इसमें कई ढेर सारी चीजें हैं, जैसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो आइए समझते हैं कुछ चीजों को लेके, कि किसी माप के विभिन्न प्रेक्षणों से माध्य, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाला, लेकिन अब हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, प्रेक्षण का मतलब होता है कि जब आप किसने किसी चीज को मापा और उसका जो आउटकम आया, जो उसका रिजल्ट आया, आपने किसी चीज को, जैसे हमारे पास कई आदमी थे, हमने एक चीज को कई बार मापने की कोशिश करी। एक बार हमने आपकी हाइट 1 फीट मापी, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, तो हमने आपके ऊपर एक टेस्टिंग किया, आपकी हाइट माप रहे थे, एक बार प्रेक्षण पे आया कि आपकी हाइट 1 फीट थी, फिर दूसरी बार आया कि आपकी हाइट 2 फीट, फिर आपकी तीसरी बार आया कि आपकी हाइट अब 3 फीट, फिर 4 फीट, ऐसे अगर कई ढेर सारे प्रेक्षण हो, यानी कि किसी माप में कोई भी अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके विभिन्न प्रेक्षण पे जो आउटकम मापने के बाद आता है, उसमें जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो सकती है। क्योंकि मेरे भाई, जब मिठाई एक के पास जानी होती है तो उसी के पास जाती है, लेकिन जब एक मिठाई कट के कई में बंटनी होती है तो उसको हमें एवरेज निकालना पड़ता है कि भैया 50 लोग हैं, इसमें कितनी मिठाई लग जाएगी।
भैया एक आदमी, तो हमें पता है कि एक आदमी मिठाई एक खा लेगा, लेकिन अगर हमारे पास 100-200 की भीड़ है तो हमें सोचना पड़ेगा भैया 1 किलो मंगवा लें कि 2 किलो मंगवा लें, फिर उसमें बांटेंगे राशन की तरह। तो हम एक एवरेज निकालते हैं, 2 किलो लाओ यार, हो जाएगा। तो वही काम है कि जब अभी तक मापन में त्रुटि किसी भौतिक राशि में को मापा और उसमें एग्जैक्ट इतनी त्रुटि आई तो उसका हम प्रतिशत त्रुटि भी निकाल लिए, निरपेक्ष भी निकाल लिए। अब क्या हो रहा है, अब हमने किसी एक चीज को कई बार मापा और मापने के दौरान कई अलग अलग रिजल्ट हमारे पास आए, हर बार अलग अलग आ सकता है। तो ऐसे के दौरान त्रुटि निकालने के लिए हमारे पास जो आया उसे हम कहते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए माना किसी भौतिक राशि के मापन में, माना किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षण A1 A2 A3 अप टू सो ऑन एन तक, कई ढेर सारे एन परीक्षण हमने कर डाले, कई ढेर सारे टेस्टिंग करी हमने, एन परीक्षण कर डाले। ठीक है, इन परीक्षणों का औसत मान, औसत मान यानी कि ए मीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए मीन कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है किसी चीज का एवरेज निकालना हो तो सबको ऐड कर दो, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन एन तक, डिवाइड किससे करना है, एन से। यहां से आपका परीक्षण का माध्य निकल आएगा, मीन निकल आएगा। क्लियर है बात। अब आपको इसका निरपेक्ष त्रुटि अगर निकालना है, अब इसका माध्य, इस माध्य का जो हमने मीन निकाल लिया, अब हमें इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। इन प्रेक्षणों का माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मान लो हमें निकालना है, सारे प्रेक्षणों का निकालना है, अलग अलग निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, मान लीजिए पहले वाले का निकालना है, जब हमने पहली बार वहां पर डेल्टा A1, कुछ नहीं करना, ए मीन माइनस में A1। फिर निकालना दूसरे वाले का A2, A2 निकालना है, ए मीन माइनस में A2। फिर तीसरे वाले का निकालना है A3 इक्वल टू ए मीन माइनस में माध्य बराबर A3। ऐसे अप टू सो ऑन एन तक चलेगा, एन इक्वल टू ए मीन माइनस में एन कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर इसको निकालेंगे कैसे, मिलेगा कहाँ से। तो भैया आपको सवाल में विभिन्न प्रेक्षण दिया रहेगा, पहले राशि को मापने में त्रुटि, दूसरे राशि को मापने में इतने इतने, हमारे पास इतने टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आता है। उसका सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, माध्य में से कुछ नहीं करना है, A1 को घटा देना है तो आपको डेल्टा A1 मिल जाएगा, A2 को घटा देना है, डेल्टा A2 आ जाएगा। A1 के मापने में मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास, तब उसका जो निरपेक्ष त्रुटि आएगा वो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर कि ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आएगा कैसे। हमें कुछ नहीं करना भैया, हमने कहा कि सभी प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण के औसत मान को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या है ये, देखिए आपके दिमाग में जो सबसे ज्यादा टफ चीजें चल रही होगी, एक तो इसको लेके निरपेक्ष क्या है और एक क्या है माध्य क्या है। थोड़ा इंग्लिश सीखो क्योंकि अंग्रेजी काम देगी। इसका मतलब है मीन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और जब तक इंसान धरती पर जिंदा है गलतियां करते रहेंगे। लेकिन अगर एक बार गलती किया तो माफी, दूसरी बार वो गलती अपराध बन जाती है। भैया माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब है कि सभी प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियां, जितनी भी हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां हैं, डेल्टा A1 डेल्टा T2 ये सब प्राप्त जितनी भी ये निरपेक्ष त्रुटियां हैं, सभी प्रेक्षणों का निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा A1 डेल्टा T2 डेल्टा A3 के परिमाणों के औसत मान को, सभी का जो मॉड होता है हमें निकालना है, क्या निरपेक्ष त्रुटि निकालना है।
यानी कि डेल्टा ए मीन निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए, आपको डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सबका परिमाण प्लस डेल्टा A3 ऐसे अप टू समान डेल्टा AN तक अपॉन में किससे डिवाइड, हमारे पास ये क्या आ जाएगा भैया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। 3 स्टेप है। पहला कि आपको जो प्रेक्षण दिया है उसका मीन निकालना है, फिर डेल्टा A1 निकालने के लिए माध्य में से A1 को माइनस, माध्य में से A2 को माइनस, माध्य में से A3 ये आ जाएगा। फिर सबके परिमाण को n से भाग दे देंगे, 5 है तो 5 से भाग, हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर आपको इसमें आपेक्षिक त्रुटि निकालना हो, आपकी इच्छा हो, तो कुछ नहीं करना, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए इंटू डेल्टा ए मीन अपॉन में ए से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड करते हैं जो एक्चुअल वैल्यू होगी तो हमारा आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगा। फिर प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी तो डेल्टा ए मीन अपॉन में ए इंटू 100 तो हमारा प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। खत्म बात, खत्म कहानी, झंझट। ठीक है भैया, बाबू मालिक देवता सरकार। तो ये रही बातें त्रुटि की, यानी कि अगर इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद आपको इसमें निकालना हो कि सर आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, यहीं पे लिख देता हूं, आपेक्षिक त्रुटि तो डेल्टा ए मीन इक्वल टू ए, ये हो गया। अब इसी में प्रतिशत त्रुटि निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। खत्म कहानी, सिंपल था। फिर आता है बेटा कि मापन की यथार्थता तथा परिशुद्धता, इन दोनों के बारे में दोनों वर्ड्स आपको परेशान करेंगे। मेन यही है एक्यूरेसी, यानी कि एग्जैक्ट आप अगर मापन में एग्जैक्ट फिट क्या बैठता है, यथार्थता सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे परिशुद्ध किसी को माना जा सकता है। यथार्थता एक गुण है जो किसी वस्तु से ली गई माप की उस शुद्ध माप से निकटता को बताता है। यानी कि यथार्थता क्या बताएगी कि सबसे निकट, सबसे ज्यादा शुद्ध प्योर मापेंगे किस चीज को। जैसे हम क्या करते हैं, कहीं बहुत ऐसे बनिया होते हैं जो चीनी चुराते हैं, बहुत ऐसे पेट्रोल पंप वाले होते हैं जो पेट्रोल चोरी करते हैं, जिनका मापन में गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं। तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं कि भैया ऐसा करते हैं, चलो ये तो हमें 1 लीटर तेल लेना था, हमें 1 किलो चीनी लेनी थी, अगर हमें 1 किलो सोना लेना हुआ तो हमें 10 ग्राम तो हमें भैया ठीक ठीक परिशुद्ध आदमी चाहिए, ठीक ठीक यथार्थ आदमी चाहिए, एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। तो यथार्थता वो गुण जो वस्तु से ली गई माप की उसकी शुद्ध माप से निकटता को बताता है कि सबसे शुद्धतम माप ये हो सकती है, इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं हो सकती। और किसी माप में प्रतिशत त्रुटि जितनी अधिक होगी उतनी कम यथार्थता होगी। अगर परसेंटेज एरर ज्यादा होगा तो उसकी यथार्थता कम हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। त्रुटि ज्यादा होगी तो वैसे भी यथार्थता कहाँ हो पाएगी बेचारा। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा परिशुद्धता किसे कहते हैं इसके बाद। ठीक है, तो परिशुद्धता क्या होता है, परिशुद्धता वो गुण है जो दर्शाती है कि वस्तु को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है, किस लिमिट तक, आखिरी किस सांस तक बेचारे को निचोड़ा गया है, उस चीज को परिशुद्धता कहते हैं। एकदम शुद्धता का वादा है ना। जैसे अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, अरे क्या सस्ता नहीं सबसे अच्छा भैया, आदमी दावा करता है ना अपने सामान का, तो एक लिमिट तक कि शुद्ध देसी का घी लाया हूं, गाय से निर्मित लिखा रहता है ना पोस्टर पे, भले पता नहीं कहाँ से निर्मित हो रहा, बिना मशीन के घी नहीं बना के बेच पा रहे हैं, कह रहे शुद्ध गाय घी से निर्मित। अरे बुढ़ाई आ जाएगी तुम्हारी, समझ गए। चलिए खैर, मजाक तक, क्या कहते हो, आई होप सो यहां तक क्लियर हुई होगी। परसेंटेज पे 1-2 सवाल कर सकते हैं, है ना, कि परसेंटेज पे कई ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल देखो ऐसे पूछे जाते हैं, कई दफा पूछे गए हैं, नजर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाए सुकून से, है ना। जैसे आपको एक सवाल मैं देता हूं, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में, यानी कि सवाल में साफ साफ देखो गिवन है, ऐसे ही आप सीखेंगे। वृत्त की त्रिज्या मापने में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा यार मापे इनटू में 100, आपको ये वैल्यू गिवन है प्रतिशत त्रुटि 1.5%, इसका पूरा मान दिया है। त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि का मतलब है डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, साफ साफ। इस वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल
के परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हमेशा ऐसे सवाल प्रतिशत, अभी त्रिज्या दिया है, फिर क्षेत्रफल देगा, और ऐसे सवाल दौड़ा भगा के पूछता ही रहता है। ठीक है भैया, चलिए इसके लिए जिसमें त्रुटि पूछे उसका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे वृत्त की परिधि पूछा है, आपको सूत्र पता होना चाहिए वृत्त की परिधि। तो मेरे भाई वृत्त की जो परिधि होती है वो मेरे दोस्त होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। हमें परिधि पूछ रहा है पी में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा पी बटे पी इंटू 100 में पूछ रहा है। साफ साफ बोलो, यही हमसे पूछ रहा है, सुकून से पूछ रहा है। तो मेरे भैया दो कांस्टेंट टर्म है और पाई, इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है, तो एग्जैक्ट है पहले से। 2 3 4 में क्या त्रुटि? तो डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा आर बटे आर इंटू में 100 के बराबर। तो यानी कि जितने त्रिज्या में उतना परिधि में, यानी कि 1.5% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक सवाल और दिया है, तो कहोगे तो सर सवाल बहुत सिंपल दे दिए। अगला सवाल है कि भैया परिकलन में कितने, क्षेत्रफल के परिकलन में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हमने कहा कि जिसमें त्रुटि पूछे उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा भैया पाई आर का स्क्वायर। आ गई वही बात जो अभी हमने आपको 2 मिनट पहले सिखाया। पाई आर का स्क्वायर है, पाई की एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में कोई एरर होती ही नहीं, हटा दो। हमें एरिया में चाहिए डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 का मान चाहिए। मान सम्मान बहुत जरूरी है। पाई कांस्टेंट टर्म 2 पावर में, तो 2 आ जाएगा गुणे में डेल्टा आर बटे आर इंटू में 100। जरा सवाल में देखो, सबसे पहले यही दिया था, तो 2 गुणते 1.5, यानी कि 1.5 दूना कितना परसेंट हो जाएगा? 3% की त्रुटि होगी क्षेत्रफल की, अगर त्रिज्या में 3% की त्रुटि है तो। ठीक है, चलिए ये आपको मैं देता हूं, ये सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए HW है। मतलब इसको जो भी बच्चे बाद में देखते हैं, आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। जिनका सही आंसर रहेगा उसका कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ठीक है भैया, चलिए अब सबसे अच्छी लड़ाई है हमारे पास, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक समझना है, 5 मिनट का काम है। 4 तो नियम है और 4 सार्थक अंक और तुम्हारी दुख दूर। सार्थक अंक से सरल धरती में कुछ नहीं। धरती में अगर किसी चीज को सबसे आसान है समझने के लिए तो भैया वो है सार्थक अंक। ठीक है, कह रहा है कि किसी माप में सभी निश्चित अंक और प्रथम निश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। कि ऐसे जितने भी माप कर रहे हैं आप, सभी जितने भी अंक हमारे निश्चित हों, फिक्स हों, और पहला जो अंक अनिश्चित हो उसे हम सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, राउंड अबाउट जिसे कहते हैं लगभग, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें पहला है, यही सारे नियम हैं जो आपको याद करने हैं और समझने हैं और आप सीख जाएंगे। किताबों में बहुत ढेर सारा इधर उधर वगैरह वगैरह दिया होगा, लेकिन ये सिर्फ 5 नियम पूरे सार्थक अंक तुम्हारी मुट्ठी में। पहला सवाल है कि भैया सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 3445 दिया है, 4545 दिया है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4। ये तो सब जानते हैं सर, ये तो कोई नियम ही नहीं, इसमें कोई बहुत पहाड़ वाली चीज थी क्या? नहीं। चलिए सर आगे बताइए। सार्थक अंकों में दूसरा नियम जो सबसे महत्वपूर्ण, उदाहरण सहित इसी वजह से लिया ताकि आपको समझ में भी आ जाए। कह रहा है 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंक होंगे, जैसे 4 0 0 0 0 5 4, सब सार्थक अंक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सार्थक अंक है इसमें। 2 अशून्य अंकों के बीच में है, इस वजह से हम इसको काउंट करते हैं। जैसे आ गया 1 0 5 0 3, 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भैया? 5। यही आपको निकालना रहता है। इतने में कोई टफ थी क्या? नहीं थी। चलिए अगले पड़ाव चलते हैं। अगला पड़ाव क्या कहता है? अगला पड़ाव उससे भी ज्यादा सिंपल है। सार्थक अंक तो एकदम बच्चों का गेम है, जैसे समझ लो। कुछ नियम याद रहे तो आपका काम बढ़िया है, नियम नहीं याद है तो सार्थक अंक निकाले में दिक्कत। एक बार नियम देखना होता है बस। यदि संख्या 1 से कम है, 1 से कम जहां जाएगी 0 में जाएगी, माइनस में जाएगी। सभी शून्य जो दशमलव के बाईं ओर है, अब दशमलव का दाईं, जैसे 1.24 दिया है, ये दशमलव का आप ऐसे बैठते हो, ये दाहिनी सिरा है, ये दाई वाला सिरा है, और ये आपका बाईं वाला सिरा है, ये वाला। ठीक है, बाईं। क्या कह रहा है? दशमलव के बाईं ओर जितनी, ये बाईं ओर, अथवा दशमलव बिंदु के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंकों की बाईं ओर सार्थक अंक नहीं होते। जैसे अगर आप ये देखें कि हमारे पास जैसे 0.053 है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं मेरे भैया?
इसमें सार्थक अंक है सिर्फ 2, ये नहीं होंगे क्योंकि 1 से कम है, दशमलव इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, तो भैया इसमें सार्थक अंक जो है 2, कितने 2। लेकिन आप एक नियम अच्छे से समझ लो, अगर दशमलव के बाद दाहिनी ओर शून्य है तो वो सार्थक अंक में जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए 3.0, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 2, दशमलव के बाद वाला 0 सार्थक अंक में जोड़ा जाएगा। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है भैया 3.0 जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले शून्य हो गया, शून्य हो गया इधर। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, इस नियम में ऐसा है कि सभी शून्य जो दशमलव बिंदु से बाईं ओर है और दशमलव बिंदु के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर है, अशून्य अंक के बाईं ओर है। तो चलिए इसके बाद क्या है भैया, अगला है, इसमें क्या रहा है कि भैया ये तो सिंपल है, तो देखने से लग रहा है यदि संख्या दशमलव बिंदु है तो अंतिम शून्य अंकों के बाद वाला शून्य सार्थक अंक होगा। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने आपको फिर से बताया 1 2 3 4 4 सार्थक अंक, इस वाले में जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं भैया सार्थक अंक 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक 5, 105.50, इसमें दशमलव के बाद के एक अंक के बाद शून्य है, फिर भी इसमें जोड़ेंगे इसको। अगर सिर्फ हमारे पास 2.0 होता तो इसमें सार्थक अंक 2 होंगे, दशमलव के दाईं और अगर लगा है 0 सार्थक अंक होगा। गाइस 0.2 है तो इसको ना जोड़ो, 2.0 हो तो जोड़ लो, बाईं ओर है तो मत जोड़ो, दाईं ओर तो जोड़ लो, सिंपल बात है। चलिए अगला है और आखिरी नियम है, कह रहा है कि यदि संख्या दशमलव बिंदु है तो अंतिम शून्य के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे मेरे भैया मेरे बालिक दूसरा है, इसमें बताया कि 104 है, यही सवाल सेम था, सेम पैटर्न रिपीट हो गया, ठीक है भैया, सिंपल है। फिर आओ भैया, तो यहाँ पे वही सवाल है, यदि संख्या दशमलव के अंतिम शून्य तक है, तो ये 4 नियम थे हमारे जो बेसिक नियम थे, और जिनके द्वारा एक नियम हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है ना, तो ये वाला तो हटा ही देते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वही नियम है, 2 हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक सुकून से समझिए और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया बाबू। चलिए बहुत बच्चों को डाउट रहता है योग और अंतर के लिए, सर कैसे होगा, सार्थक में अगर कोई चीज जोड़ रही है कोई चीज घटा रहे हैं तो कैसे होगा। आइए समझते हैं, राशियों के योग और अंतर से प्राप्त फल आपको अगर दशमलव दे दिए 143.57 में 1.23 जोड़ दे, तो पहले जोड़ लो, फिर बचे में नियम लगा दो, 4 नियम बताया, चारों नियम लगा दो, कोई ना कोई हो जाएगा मेरे भैया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कर ले, हमारे पास है जैसे मान लो 42.25 प्लस में हम जोड़ दें 3.1 मान लो, या फिर हमने इसमें जोड़ दिया 1.3, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है भैया। तो 42 कितना हो जाएगा भैया 45, जोड़ने के बाद ही नियम लगाना, जोड़ने के पहले नियम कार्य नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 1 कितना हो जाएगा 0.3, 45.35 हो गया, सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो दशमलव और घटाना में क्या काम करेंगे, पहले आप दशमलव को जोड़ेंगे और दशमलव को घटाएंगे। और बहुत बच्चों को इसमें भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन कैसे करें, तो मेरे भैया मेरे बाबू मेरे देवता मेरे मालिक मेरे सरकार, बेसिक कैलकुलेशन बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स हमने पढ़ाया है, उसको प्लीज देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सार्थक अंक के 4 नियम है और ये 5वां योग और अंतर का नियम है, ऐसे गुणा का भी नियम है सेम टू सेम। तो उम्मीद है कि आपको आसानी भाषा में समझ में आया होगा, और जो हमने सवाल दिया उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।